नमस्कार। देखिए, हम पॉलिटी में भाग 2 आपको बता रहे थे, जिसमें से हम अनुच्छेद 5, 6, 7 बता दिए थे। देखिए, पॉलिटी भाग 2, भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता की, सिटीजनशिप। इसको क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। इसके आर्टिकल में चर्चा है 5 से लेकर के 11 तक। देखिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी जब देश का विभाजन हुआ था तो जिसका जन्म भारत में हुआ है, भले वो कहीं पर से आए हों, लेकिन जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। तो यहाँ पर सिंपली बोल दिया गया जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता। क्योंकि हमारे पास उस समय तक कोई मजबूत नागरिकता पर संविधान नहीं था। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत आए लोगों को नागरिकता, पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत आए लोगों को नागरिकता। ठीक है, कब? परमिट रूल यहाँ पर आपको लगा था। परमिट रूल कब लगा था? 19 जुलाई 1948, यानी आज़ादी के 1 साल के बाद। इससे पहले यहाँ तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और इसके थ्रू जब आपको नागरिकता दी जाएगी तो आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, 6 मंथ तक, और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अनुच्छेद 7 में क्या बोला गया है? सब बता दिया है मैंने। क्या बोला गया है कि जो भारत से पाकिस्तान गए, बट पाकिस्तान में सरवाइव ना कर पाने के कारण पाकिस्तान से पुनः भारत आए, पाकिस्तान से पुनः कहाँ? भारत आए लोगों को नागरिकता। इंडिया कैसा महान देश है, देख रहे हो किस तरीके की नागरिकता दी जा रही है लोगों को, नागरिकता। अब कब? 1 मार्च 1947 से पहले गए तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके बाद गए हैं तो हम उनको इसी आधार पर नागरिकता दे रहे थे, 6 माह तक वेट करा के और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए, अनुच्छेद 8 में क्या बोला गया है कि विदेश भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेश भ्रमण कैसे? मतलब अगर आप विदेश जाओगे, आप विदेश किसके लिए जाओगे? सपोज करो आप नौकरी के लिए जा रहे हो, शिक्षा के लिए जा रहे हो, अरे लिखने पढ़ने जा रहे हो, पर्यटन के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पर घूमने जा रहे हो, तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेश जाने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। परंतु अगर आपने विदेश में रहकर विदेश में रहते हुए वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की ख़त्म, तो भारत की गई। यही बोला गया अनुच्छेद 9 पे। हम इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं, नीचे जगह नहीं है। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत की समाप्त। बात समझ में आई? विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 9 में। 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10, आपकी नागरिकता तब तक बची रहेगी, आपकी नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य ना किए हों। यानी आपने कोई देश विरोधी कार्य कर दिया, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो मतलब बहुत ही समझ करो आप आतंकवादी बन गए, आपने कोई गोपनीय जानकारी लीक कर दिया, समझ करो आप इसरो में भर्ती हो गए और इसरो में भर्ती होने के बाद में आपने वहाँ से कोई एक गोपनीय जानकारी
कहीं पर भेज दिया, जापान भेज दिया, सिंगापुर भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया, तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा फिर, ठीक है। वहाँ पर फिर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी आपने ऐसा काम किया है, आपने देश को कलंकित करने का काम किया है, इसलिए देश विरोधी कार्य करने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी, या इसको ऐसे बोल देते हैं कि आपकी नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपने कोई देश विरोधी कार्य ना किया हो। बात वही है, ठीक है। और अनुच्छेद 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 11 में ये कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून होगा, नागरिकता संबंधी जो भी कोई कानून होगा, वो कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगी, मतलब पार्लियामेंट बनाएगी। वो पार्लियामेंट का कौन सा विभाग बनाएगा? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, ठीक है। तो आपको ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक बिल्कुल क्लियरली याद कर लेना है, और इसको याद ही नहीं करना है, इसको दिमाग में रखना है। इसको ऐसे दिमाग में रखना है, आप एक काम करिए, आप ये नंबर याद करिए, ठीक है, कि 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है, 8 में क्या है। इस तरीके से ये जो मैंने लिख दिया है, ये तो एक तरीके का पूरा थ्योरी पोर्शन हो गया। आप सिंपली जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप लिखोगे, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से आप मेंशन करोगे। और इसी में आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि जन्म के आधार पर नागरिकता, पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत आए लोगों को नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए पर पुनः वापस आए लोगों को नागरिकता, और यहाँ पर 8 में आपका बोला गया है कि विदेश भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, मतलब आप शिक्षा के लिए जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, या घूमने जा रहे हो। 9 पे है कि अगर आप घूमते घूमते वहीं पर बस गए तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 10वें में यह है कि आपकी नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपने कोई देश विरोधी कार्य ना किया हो। और 11वें में यह बोला गया है कि आपकी जो नागरिकता संबंधी जो भी नियम कानून हो गए, तो वो कौन सा बनाएगा? संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। तो ये हो गए। अब नागरिकता में देखो, मैंने आपको बताया था कि नागरिकता हमारा क्या है? एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो वो देश अपने हर नागरिक को देता है, जिसमें से कई सारी सुख सुविधाएं उसको दी जाती हैं। आप भारत के नागरिक हो, इसीलिए आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इंडिया का संविधान कैसा है? एक लचीला संविधान है, एक फ्लेक्सिबल संविधान है, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में नागरिकता अधिनियम आया। इतना होने के बाद में क्या आया? नागरिकता अधिनियम आया। देखो ध्यान से देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें हमारे पास ऐसे कोई महत्वपूर्ण लक्षण नहीं थे, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय ना कोई सरकार थी, ना कोई प्रॉपर मतलब हमारे पास कोई नियम कानून था कि हम जनता को रोक सके। उस समय तो बस वही हालात चल रहे थे कि पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, सब मर कट के जा रहे थे। तो उस समय के जो संविधान निर्माताओं ने उस समय को सॉल्यूशन को हल करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स केवल दिया था। और बाद में इन्होंने ये भी बता दिया था कि आगे आने वाले समय में जो भी संसद आएगा वहाँ पर उस तरीके से उसमें से प्राविधान या संशोधन इस तरीके से मेंशन कर सकता है, यानी कुछ भी वहाँ पर कर सकता है। तो उस समय को वो देश को व्यवस्थित करने के लिए किया गया था ताकि कोई दंगे फसाद ना हो। इसके बाद जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई हम अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन करते गए, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम आया। नागरिकता में कई सारे संशोधन हुए। नागरिकता में पहला अधिनियम आया 1955 को। सन कब आया? 1955 को। इसके आधार पे नागरिकता आपको 5 तरह से दी गई थी। इसमें जो नागरिकता बोली गई थी वो पाँच तरह से दी गई थी, ठीक है, 5 तरह से नागरिकता। इसमें कुछ सुधार किया गया
वो सुधार कैसे है, देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है ये कि जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता। देखिए ये जन्म के आधार पर नागरिकता किस तरीके से बोल रहा है कि आपका जन्म अगर भारत में हुआ है, ठीक है, आपका जन्म क्या भारत में हुआ है, तो आप क्या भारत के नागरिक हो जाओगे। लेकिन यहीं पर 1986 में एक संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया कि यहाँ पर माता और पिता दोनों में से क्या एक भारतीय होना चाहिए। ये पहले नहीं बताया गया था। इसका बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा था। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने जो अनुच्छेद 5 में जन्म के आधार पर नागरिकता को लिख दिया था, हमने मेंशन कर दिया था, तो बाहर के लोग इंडिया में आ जा रहे थे और इंडिया में आ करके यहीं पर ये लोग शादी कर ले रहे थे। तो यहीं पर ये क्या हो रहे थे, इनके बच्चे इनके पैदा हो जा रहे थे। तो इसके बाद 1986 में पहला संविधान में संशोधन किया गया। उसमें ये बोला गया, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा और यहाँ पे इसकी डिलीवरी हो जाएगी तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, क्योंकि भारत में जन्म कर ले लिया तो भारत के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो यहीं पर संविधान निर्माताओं से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो गलती इनको समझ में आई 1986 में। उन्होंने फिर एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये लगा दी कि माता पिता दोनों में से कोई एक क्या भारतीय होना चाहिए, तभी आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। यानी कोई माता या पिता उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। उस समय तक ये कंडीशन थी। 1986 में पहला संशोधन हुआ। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता में पहला संशोधन कब हुआ, तो 1986 पहला संशोधन। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट। पहला संशोधन कब हुआ, 1986। तो ये थी जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा था आपका वंश के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता। ये देखो वंश के आधार पर नागरिकता में आपको क्या करना था कि 1992 में पहले क्या था कि वंश के आधार पर नागरिकता पिता को दिया जाता था। मतलब अगर उसका पिता भारतीय है तो आपको वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आपके पिता भारतीय हैं तो आपको वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। क्योंकि भारत एक पितृ समाज देश है। भारत क्या है, एक पितृ समाज देश है। यहाँ पर अगर जैसे सपोज करो किसी का बच्चा है या तो आपसे क्या उसके पिता का नाम पूछा जाएगा, ठीक है, ना कि माता का नाम पूछा जाएगा कि आपके पिता का क्या नाम है। भले सपोज करो अगर पिता ना हो तो फिर भी वो माता का नाम नहीं बताएगा, पिता का ही नाम बताएगा, वो भी स्वर्गीय लगा करके। तो क्या है, भारत एक पितृ समाज देश है, इसलिए यहाँ पर पिता की प्रधानता है, ज़्यादा है। तो 1992 में जब ये महिलाओं ने यहाँ पर एक केस कर दिया कि जब देखा कि यहाँ पर पिता के आधार पर ये केवल काउंट हो रहा, वंश के आधार पर नागरिकता किसके पर दी जा रही है कि जब पिता भारत का नागरिक हो, तो इन्होंने एक केस कर दिया। तो उस समय एक संशोधन किया गया जिसमें से माता पिता दोनों में से, ठीक है, माता पिता दोनों को काउंट कर लिया गया कि माता पिता दोनों होने चाहिए भारतीय। इसके बाद में यहाँ पर आपको वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए, सानिया मिर्ज़ा की शादी कहाँ हुई, पाकिस्तान में। किसके साथ, शोएब मलिक के साथ। तो सानिया मिर्ज़ा की जो लड़की है उसको नागरिकता किसके हिसाब से मिलेगी, वंश के आधार पे मिलेगी। भले उसका पिता पाकिस्तानी है, भले उसका पिता कुछ भी है, लेकिन उसकी माता तो भारतीय है, ठीक है, उसकी माता क्या है, भारतीय है, तो उसको वंश के आधार पे नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो नागरिकता जो आपको बेसिकली जो फ़ायदा मिलता है ना नागरिकता का, वो आपको 18 साल के बाद मिलता है। आप अगर 18 साल के नहीं हैं तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आप वोट नहीं, 18 साल से अगर कम रहेंगे तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। आपका आधार कार्ड बन तो जाएगा लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आधार कार्ड बनेगा तो उसमें पिता का नाम मांगेगा और आपका अकाउंट नहीं खुलेगा तो कोई गारंटर चाहिए, आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। मतलब आपका एक तरीके से आप भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन जो सुविधाएं मिलती हैं, आप वोट नहीं डाल सकते, मैंने आपको पहले बता दिया। तो जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की ओर से वो आप नहीं ले सकते 18 साल से
नीचे। 18 साल से जब आप ऊपर हो जाओगे तब ये सारी, आपका पैन कार्ड बन जाएगा, आपका पासपोर्ट बन जाएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप वोट डालने लायक हो जाओगे, कई सारी सुविधाएं मिल सकती हैं जो गवर्नमेंट सुविधाएं मिलती है, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो सानिया मिर्ज़ा की जो लड़की है उससे 18 साल के बाद पूछा जाएगा कि आप नागरिकता कहाँ की लेना चाहती हो। अगर वो बोल देगी कि हम पाकिस्तान की लेना चाहते हैं तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 कि विदेश का ले लिया तो यहाँ का ख़त्म। ठीक है, विदेश का ले लिया तो यहाँ का ख़त्म हो जाएगा आपका, तो भारत की क्या हो जाएगी, नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। अगर वो इंडिया का लेना चाहे तो बड़ी आसानी से ले सकती है क्योंकि उसकी माता क्या है, भारतीय है। इसके बाद में यहाँ पर और आया पंजीकरण द्वारा 5। देखो मैंने आपको 2 बता दिए, एक तो बताया जन्म के आधार पर, फिर बताया वंश के आधार पर, और फिर मैंने आपको बताया पंजीकरण द्वारा नागरिकता। देखो पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या था कि आपको या तो भारत में किसी से विवाह करना था या फिर आप भारत में नौकरी करते हो और कम से कम भारत में 7 साल रहना चाहिए, तब आपको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। कैसे? अब अगर शोएब मलिक अगर इंडिया की लेना अगर नागरिकता चाहे तो उसके बड़े आसानी से मिल जाएगी, उसके पास कई सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में तीसरा यही बोला गया है कि पंजीकरण में आप किसी भारतीय महिला से विवाह कर लो और 7 साल रह लो, बस 7 साल आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक होता है रहना और एक होता है घूमने जाना। जैसे सपोज करो ये शोएब मलिक यहाँ पर 7 साल इंडिया में कंटिन्यूस आपको रहना पड़ेगा। अगर वो घूमने जा रहा है 10 दिन 5 दिन महीने भर के लिए वो एक बात अलग है, बट कंटिन्यूस होकर रह लेगा और तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास नौकरी तो करता नहीं है वो यहाँ पर इंडिया में, वो क्या करता है, उसने एक भारतीय महिला सानिया मिर्ज़ा से विवाह किया हुआ, इसलिए उसको इस तरीके से नागरिकता मिल जाएगी। अगला है देशीकरण। देखो देशीकरण के द्वारा नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, आप यहाँ पर कला, कोई भाषा हो, ठीक है, कला हो या विज्ञान के क्षेत्र में आप जानकार हों, कला, कोई भाषा या विज्ञान के क्षेत्र में आप जानकार हों, अब आपको करीब करीब 10 साल का अनुभव हो, यानी 10 साल आप भारत में रहे हो, यहीं पर 10 साल आप भारत में रहे हो, तो आपको देशीकरण के द्वारा जो चौथा स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो चौथा रूल है, देशीकरण के द्वारा आपको नागरिकता दे दी जाएगी। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मशहूर कवि हैं अदनान समी, बहुत बड़े सिंगर हैं, उनको भाषा आती है। ठीक है, भले वो हिंदी कम जानते हैं बट क्या उनको भाषा आती है। ठीक है, कला क्या है, सिंगिंग की उनकी एक कला है। तो इस तरीके से, और वो अगर 10 साल यहाँ पे रह जाए तो उनको भारत को नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया देशीकरण के द्वारा। 5वां आपका होता है, मैं 5वां यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के मतलब होता है ग्रहण किया हुआ, जो हमने जिस भूमि पर हमने कब्जा कर लिया है उसे क्या कहते हैं, अर्जित भूमि। अगर हमने किसी राज्य को कब्जा लिया है या किसी देश को पूरे कब्जा लिया है तो वहाँ पर कोई ना कोई रहता होगा ना, तो वहाँ के जो लोग होंगे उनको नागरिकता हम फ्री में देंगे। तो अर्जित भूमि द्वारा दी गई नागरिकता, ये नागरिकता अधिनियम 1955 चल रहा है। डेट भाई याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में डेट ही पूछ देता है और सबसे ज़्यादा छात्रों को कन्फ्यूजन डेट में ही हो जाता है। तो 1955 में क्या बोला गया कि 5वें नंबर पे कि अर्जित भूमि, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो में आपने देखना कि 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में विलय, याद आ रहा है कुछ, भारत में विलय। तो जो सिक्किम के लोग थे क्या उनको मैंने नागरिकता नहीं दी? अरे भाई दी हैं। ठीक है, तो अर्जित भूमि हमने क्या किया था, सिक्किम को अर्जित कर लिया था, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको हम लोगों ने नागरिकता दी। तो ये है नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, इसको आप
बहुत ही ध्यान से एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या कहता है, हमको 5 तरह से नागरिकता दी जा सकती है। पहला हमारा होता है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता का जो पहला संशोधन था 1986 में किया गया। 1986 में संशोधन करके ये बात बोली गई कि जिसमें से माता पिता दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अगला आता है वंश के आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर नागरिकता में पहले पिता केवल ही था। 1992 में बाद में माता को भी जोड़ा गया। तो इससे ये पता चला कि जो 1992 में जो संशोधन किया गया था उसमें माता पिता और दोनों शामिल थे, यानी माता और पिता जब दोनों भारतीय होंगे तो वहाँ पर आपको वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा आपको बोला गया पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण में आप किसी महिला से विवाह कर लो, आप यहाँ पर तो नौकरी करते हो या फिर आप वहाँ पे 7 साल रह जाओ, ठीक है। 7 साल तो रहना आपको मैंडेटरी है, लेकिन इसमें से कंडीशन है आप ये करते हो या ये करते हो। इसके बाद में देशीकरण के द्वारा बोला गया आप किसी भाषा कला जानकार हो और आपको 10 साल आप भारत में रह के हो तो वहाँ पर आपको देशीकरण के द्वारा नागरिकता बड़ी आसानी से मिल जाएगी। देखो ये जो 7 साल 10 साल है ना, ये एक मिनिमम वैल्यू है। क्या है, ये एक मिनिमम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आप 7 साल बहुत कम समय होता है, ऐसा नहीं कि आप 7 साल रह जाओगे तो आपको नागरिकता दे ही दी जाएगी। तो एक मिनिमम यहाँ पर एक मतलब टाइम रखा गया है कि 7 साल तो होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, 10 साल 20 साल 30 साल कितना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है संसद या गृह मंत्रालय किस तरीके से उसको ट्रीट करती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप 7 साल 10 साल है तो हम 10 साल रह गए तो हमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सिविल सर्विसेज आईएएस का जो बनने की जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, बीए। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जिन लोगों ने बीए कर लिया है तो वो सभी आईएएस ही हो गए। वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि इतना होना चाहिए, इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। वही यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है। तो 7 साल 10 साल ये इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अर्जित भूमि, मैंने आपको बता दिया कि सिक्किम का विलय कर लिया गया था भारत में 16 मई 1975 को, ठीक है। तो ये आपका हो गया नागरिकता अधिनियम 1955। अब आगे देखिए, आगे देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा एनआरआई। ये क्या होते हैं भाई, एनआरआई क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI। इसे दिख नहीं रहा, ये रेड कलर का है, मैं इसको रख ही देता हूँ। नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। एनआरआई का मतलब क्या होता है, देखो एनआरआई अगर हम विदेश सपोज करो हम विदेश घूमने चले गए 10 दिन के लिए तो हम एनआरआई नहीं बन जाएंगे। हम 1 महीने के लिए चले गए या कहीं चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, जापान चले गए, सिंगापुर चले गए, कहीं पर भी चले जाए तो हम एनआरआई नहीं हो जाएंगे। एनआरआई की कंडीशन ये होती है कम से कम वो बाहर 6 माह रहा हो, 6 मंथ उसको क्या बाहर रहना मैंडेटरी है। जैसे सपोज करो आप पढ़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई करने के अब 6 महीने में तो पढ़ाई हो नहीं जाती है, इसके बाद तो आप एनआरआई कहलाने लग जाओगे। आप वहाँ पे नौकरी करते हो, ठीक है, जॉब करते हो कोई भी, तो आप क्या एनआरआई कहलाने लग जाओगे। देखो एनआरआई से एक फ़ायदा होता है, सपोज करो ये आपका विदेश है और ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर जॉब करते हैं, सपोज करो कोई आईटी सॉफ्टवेयर है, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो यहाँ पे जॉब करेगा, उसको सैलरी मिल रही है यहाँ पर 1 लाख रुपया पर मंथ। वो विदेश गया, यहाँ उसको मिल रही है 10 लाख रुपया पर मंथ। तो भारत से जो लोग विदेश काम करने जाते हैं तो और वहाँ पर क्या वहाँ पर काम करते हैं तो 6 माह से ज़्यादा ही काम करेंगे ना। अगर वो 2-3 महीने के लिए घूमने जा रहे हैं, वीज़ा लेकर के जा रहे हैं, तो वो एनआरआई नहीं कहलाए, वो घूमने गए, वो फिर वो आ जाएंगे वापस। और 6 माह से ज़्यादा विदेश में रुक गए तो वो क्या कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे। यहाँ पर भारत के कई सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अलग अलग फील्ड के कई सारे लोग विदेश में काम करने जाते हैं और वहाँ से सीधा पैसा कहाँ भेजते हैं, भारत में। तो इसको इनकम किसको होता है, भारत को। ये विदेश में रहेंगे, विदेश का पानी पिएंगे, विदेश का खाना खाएंगे, विदेश में प्रदूषण करेंगे, वहाँ की हवा लेंगे, वहाँ का सारी क्रियाविधि कहाँ करेंगे, विदेश में करेंगे। और विदेश से मोटा पैसा कमा करके कहाँ भेजेंगे, भारत में भेजेंगे। तो इनकम ऑफ सोर्स क्या है भारत में,
एनआरआई से बहुत इनकम होता है भारत को। हमने एक कंडीशन दी कि एनआरआई को भी हम नागरिकता दे सकते हैं। अमेरिका भी कोई बेवकूफ़ थोड़ा है, बोला कि हम जितना पैसा दे रहे हैं वो कहाँ भेज रहा है, भारत में भेज रहा है। तो अमेरिका बोला हम आपको 20 लाख रुपए देते हैं, आप यही की नागरिकता ले लो ना। अरे भाई, जैसे आप भारत की नागरिकता अभी लिए हुए हो, हमारे यहाँ काम कर रहे हो आप, हम आपको 10 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो हम आपको ज़्यादा दे देते हैं, आप यहीं बस जाओ, यहीं रह जाओ, भारत की छोड़ दो नागरिकता, यहाँ की ले लो, हम आपको नागरिकता बड़े आसानी से दे देंगे और आपको हम सैलरी भी क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे, पैसा कर देंगे। तो अब जानते हो ना, सब भारतीय एक जैसे होते नहीं हैं, दिमाग उनका सनका। यार बोले बात यार ठीक कह रहा है यार ये अमेरिका। तो क्या करे कि लगभग सभी भारतीय अमेरिका में बसना चालू हो गए, और जब यहाँ पर बसना चालू हो गए तो अब इंडिया का माथा क्या हुआ, सनका कि यार ये क्या हो रहा है, पढ़ाएं हम, पैसा करें हम, मेहनत करें हम, और इनको आईटी इंजीनियर, एम्स में डॉक्टर बनाएं हम, बना करके अमेरिका ये लोग जा रहे हैं, वहीं की नागरिकता लेकर के वहीं पे सेटल हो जा रहे हैं। तो फिर सरकार ने ये दिमाग लगाया कि हम इनके लिए भी क्या करेंगे, नागरिकता एक चालू करेंगे। उसको बोला गया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये देखिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। उनको बोला गया ओवरसीज नागरिकता उनको दे दी गई। यानी ये जो विदेश में हैं, ये जो विदेश में रह रहे हैं, ये जब भारत आएंगे तो ना उनसे कोई वीज़ा लिया जाएगा, ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए ओवरसीज नागरिकता देने से एक फ़ायदा हो गया, वो उनको हम एज ए भारतीय ट्रीट करेंगे। मतलब वो आएंगे, आराम से रहेंगे, जहाँ मन होगा घूमेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, रहेंगे, और ये मतलब उनको सारी वो सुविधाएं मिलेंगी जो एक इंडियन को मिलती हैं, जो एक भारतीय नागरिक को मिलती हैं उनको। जबकि वो नागरिक कहाँ के हैं, अमेरिका के, यानी विदेश के हैं, कहीं करके हो सकते हैं, अमेरिका तो मैंने एग्जांपल लिया है, यानी वो नागरिक कहाँ के हैं, विदेश के हैं। बट जब वो भारत आएंगे तो उनको एज ए सिंपल, एज ए जैसे हम भारतीय लोगों को हम साथ व्यवहार करते हैं, उनको उन्हीं तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाई ओवरसीज नागरिक। यानी हाँ, लेकिन वो एक कंडीशन है, 2 कंडीशन है, वो यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते हैं और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते हैं। ये 2 कंडीशन है। ये जो लोग हैं ये यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते हैं भारत में। जब ये भारत से आएंगे, ओवरसीज नागरिक जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो जब यहाँ से आएंगे तो वो भारत में वोट नहीं डाल सकते हैं और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया OCI। ध्यान दीजिए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो उसी समय भारत में 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी लौटे थे, तो आपने ध्यान दिया होगा हर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस दिल्ली में होता है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, ठीक है, बुलाया जाता है। इसमें से सब बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यहाँ से आते हैं और ये आ करके उनका सम्मेलन होता है, सभी लोग जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। प्रवासी जो लोग बाहर विदेशों पे काम कर रहे हैं, उनको हम एक तरीके से सम्मान देते हैं। ये डेट वहीं से ली गई थी जब महात्मा गांधी पढ़ करके जब वहाँ पे वो वकालत करते थे, तो वहीं से पढ़ करके जब ये साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आए थे, ये उसी दिन आए थे। तो इसी दिन मतलब जो आदमी विदेश से इंडिया आ रहा है, इसका मतलब ये लोग भी तो विदेश से इंडिया आ रहे हैं। इसी तरीके से ये वाले डेट यहाँ पे सिलेक्ट की गई है 9 जनवरी 1915 को। तो 15 तो बीत गई, अब ये हर 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, एक भारतीय प्रवासी सम्मेलन मनाया जाता है। तो इतना मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, और इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। आगे हम अगली वाली वीडियो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रीड करिए, तैयारी करिए, रिवीजन करिए, और इसके बाद में कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।